खेती जो कभी हमारी सभ्यता की रीढ़ हुआ करती थी, आज वही खेती कई संकटों से जूझ रही है। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, पानी लगातार सूखता जा रहा है और किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना उगा रहे हैं, सवाल यह है कि हम कैसे उगा रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब में उभर कर आती है प्राकृतिक खेती की सोच। ये खोज कोई नई नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की वो पद्धति है जो प्रकृति के साथ चलती है, मिट्टी को जिंदा रखती है, फसलों को जहरीले रसायनों से मुक्त रखती है और किसान को बाजार के महंगे इनपुट से बचाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को दोहराते आए हैं कि खेती का भविष्य प्रकृति के साथ संतुलन में है। इसी दृष्टिकोण को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान को न सिर्फ फसल का उत्पादन मिले, बल्कि मिट्टी की सेहत, पानी की बचत और बाजार में जैविक उत्पादों को पहचान भी मिले। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने नई पहल एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से जबलपुर से शुरू की है। जबलपुर में प्राकृतिक खेती चौपाल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, प्राकृतिक खेती के लिए चलेगा अभियान, प्राकृतिक खेती के लिए बनेगी प्रोत्साहन योजना, मंडियों में प्राकृतिक उपज के उपार्जन की होगी अलग व्यवस्था, प्राकृतिक उपज को मंडियों में मिलेगा ज्यादा मूल्य, गौ पालन के अभियान को तेज किया जाएगा, दूध उत्पादन को 20वीं सदी तक ले जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले। जहां सरकार इसे खेती की क्रांति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पहल को दिखावटी इवेंट बता रही है। उसका कहना है कि किसानों की समस्याएं चौपाल से नहीं, नीति से हल होंगी। एमएसपी की गारंटी, मंडियों का सुधार, खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और सरकार की योजनाएं सिर्फ भाषण तक सीमित हैं। ये तो नवाचार की बातें हैं, मगर सरकार पहले ये तो बताए कि इसकी पर एकड़ यील्ड क्या होगी। केवल भाषणों से तो खेती का उत्पादन बढ़ नहीं सकता। अगर हम मान लीजिए जो है रासायनिक खाद्य उनको जो है खाद को रिप्लेस करना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं, तो उत्पादन की गारंटी क्या सरकार लेगी? मोहन यादव जी को सुनिश्चित करना चाहिए, तब जाके किसान इसकी तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो ये कागजी योजना के रूप में दम तोड़ देगी। बहरहाल प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार की पहल सराहनीय है। ये बदलाव का बीज हो सकता है यदि उसे नीति, संसाधन और निरंतर समर्थन से सींचा जाए। विपक्ष की चिंता ये है कि चौपालें सिर्फ दिखावा न बने और किसान, जिसे सबसे ज्यादा बदलाव चाहिए, वो कहीं फिर भरोसे के इंतजार में न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज चर्चा होगी प्राकृतिक खेती की। जबलपुर में इसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला हुई। एक चौपाल नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया और प्राकृतिक खेती के लाभ, प्राकृतिक खेती क्यों, इन तमाम पहलुओं पर उस चौपाल में चर्चा की गई। समय की आवश्यकता प्राकृतिक खेती है, तो निश्चित तौर पर हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं सब लोग कि जिस तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल खेती में हो रहा है, वो हमारी न केवल ज़मीन को बंजर बना रही है, बल्कि खेती के पूरे सिद्धांत को इसने ख़त्म कर दिया है। जो प्राकृतिक खेती हमारे भारत की एक मुख्य पहचान हुआ करती थी, जो हमारे जीविकोपार्जन का एक मुख्य साधन हुआ करता था और जो आय का मुख्य स्रोत था, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, आज वो कॉन्सेप्ट पूरा चरमरा गया। जिस तरीके से धड़ल्ले से कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खदानों का, रासायनिक वो जो उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, ये निश्चित तौर पर खेती के लिए नुकसानदायक है, ज़मीन के लिए नुकसानदायक है और उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि हम अब कोई उपज या अन्न नहीं खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं। इतना जहर हम मिला चुके इस
जमीन को कि हमने जमीन को तो बंजर कर ही दिया, अब बारी है हम लोगों के बंजर होने की। और एक लाइन और मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बढ़ते रासायनिक खादों का आप ये देखिए दुष्परिणाम क्या होता है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण पंजाब में है। वहाँ की ज़मीन इतनी जहरीली हो गई है, वहाँ की फसलें इतनी जहरीली हो गई हैं कि वहाँ हर चौथे घर में कैंसर का मरीज आपको मिल जाएगा। और एक वहाँ ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है बठिंडा से, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रखा गया। तो ये एक पहलू था, प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है, इसी पर आज एजेंडे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सरकार की प्राकृतिक खेती पर जोर देने के क्या है मायने? प्राकृतिक खेती से कितना बदलेगा किसानों का जीवन? सरकार की चौपाल का किसानों पर कितना होगा असर? विपक्ष क्यों बता रहा है इसे प्रचार का नया मॉडल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए घनश्याम पेरूनिया जी, आप पूर्व विधायक हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सेक्रेटरी पवन पटेल जी हमारे साथ हैं। क्योंकि कई लोगों के नाम दिल में बसते हैं, इसलिए नाम कई बार मुंह पे आने में टाइम लग जाता है। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डिबेट को मैं एक प्रश्न से इसलिए ओपन करना चाहता हूँ, एक एक लाइन का मैं जवाब तीनों से चाहूँगा और उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूँगा। लेकिन ध्यान ये रखो केवल एक लाइन का जवाब हो। घनश्याम जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, वो तीनों का कॉमन सवाल है। प्राकृतिक खेती क्या है? बस एक लाइन, एक एक लाइन के जवाब दे दें। देखिए योगेश जी, कुल मिलाकर के ये भारत कृषि प्रधान देश है जी, और आने वाली पीढ़ी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, इस हेतु जो नवाचार समय समय पर सरकार करती है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसी आयाम को स्थापित करने का ही। ठीक है, मैं एक लाइन में जवाब पवन जी से ले लेता हूँ, फिर डिबेट। पवन जी, देखिए, प्राकृतिक या जो खेती है उसका मतलब यह है कि हम नेचुरल ढंग से जो खेती करते हैं, जो खाद बीज का उपयोग करते हैं, उन खाद बीज पैरासाइट वगैरह का उपयोग कम करें ताकि अच्छी उन्नत हो। एक लाइन आप भी बोल दें देवदत्त जी, फिर मैं। प्राकृतिक खेती में बैलों से, बखर से बोनी होती थी, उनके खुर चलते थे और गोबर का खाद डलता था। ये प्रमुख स्रोत थे। जो कुल मिला के बात यही है कि हमारी पूरी डिपेंडेंसी प्रकृति पर हो। हम ना बीज बाजार से लेंगे, ना हम जीव बाजार से लेंगे। धरती हमारी, फसल हमारी, प्रोडक्शन हमारा और उसका मुनाफा हमारा, और इसमें 0% बाजार का हो। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारा प्राचीन रहा है कृषि का। बहरहाल सरकार ने एक प्रयोग शुरू किया, चौपाल से हो सकता है कुछ किसानों को समझ आए। क्योंकि आप ये देखिए कि हम टीवी पे बैठ के कितनी बात कर लें प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन आप बताइए किसान जो खेती कर रहा है वो हर साल फसल जला रहा है। अब ये फसल जला रहा है तो ये किसको जला रहा है? ये छोटी छोटी बात जो है वो किसानों को भी सीखनी पड़ेगी कि हम फसल प्रोडक्ट करते हैं फिर जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं धरती की उर्वरा शक्ति को हम प्रभावित कर रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग का सबसे पहले किसानों को, जो हमारी प्राचीन पद्धति, उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रोडक्शन अपनी जगह है, लेकिन प्राकृतिक खेती वास्तव में यदि होती है, हालांकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो लत लग गई हमको, मैं लत शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे नशे की लत लग जाती है, वैसे ही हमें खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों की लत लग गई है। हम बम्पर उत्पादन के लिए बम्पर कीटनाशक डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत घातक है। अब घनश्याम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सरकार समय समय पर ये प्रयोग करती रहती है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयास हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने की सरकार को प्रयास हैं, तो चूक कहाँ हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के देवदत्त जी ने जो कहा जी, और मैंने भी कहा कि कृषि प्रधान देश है जी, और हम लोगों ने बड़े पुराने गीत हमने फिल्मों में भी देखे सुने हैं जी, कि मेरे देश की धरती सोना उगले। और किस प्रकार से, जैसे देवदत्त जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर बैलों से, गौ संवर्धन से, और जो हमारी जो प्राकृतिक उत्पादन के जो हमारे उस समय के सारे अवयव थे, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं हम पुनः, जो आपने ही कहा अभी
कि पंजाब के अंदर बठिंडा से ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को हम ये रासायनिक उत्पादनों के माध्यम से, जो आपने भी कहा कि एक होड़ लगी हुई है अधिक से अधिक उत्पादन की, उत्पादन होना चाहिए, लेकिन हम किसी के जीवन से खिलवाड़ न करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, ये हम सबको करने की आवश्यकता है। हम सब लोगों ने कोरोना का काल भी देखा, और कोरोना के काल में जो हमारे पूर्वज, हमारे संस्कारों में जो बात चिन्हित थी, वही बात जब अमेरिका से हमारे अन्य जगह से आई, हाथ धोना है, जूते बाहर उतार करके आना है, वही बात हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहते थे, वहीं लौट करके आना पड़ा पूरे विश्व भर को। और इसलिए कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पर उत्पादन भी ठीक हो, और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी के जीवन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उनको इस प्रकार के विपत्तियों से कैसे बचा सकते हैं। होड़ होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का संरक्षण ये बहुत अति आवश्यक है। इस हेतु जबलपुर में सारे के सारे हमारे विद्वान जनों ने बैठ करके कृषि में के क्षेत्र में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो, अच्छा हम क्या कर सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए, ये हम सदैव काम करते हैं। ठीक बात है घनश्याम जी। प्राकृतिक खेती को लेकर पवन पटेल जी ने भी स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट उनका बिल्कुल सटीक था। एक बात पवन जी मैं भी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लो सरकार प्रयोग कर रही है, ठीक है ना, और वो प्रयोग कोई मतलब ऐसा बड़ा नेगेटिव प्रयोग भी नहीं, हम तो ये सदियों से करते ही आ रहे थे हमारे, तो कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये एक प्रचार का मॉडल स्वागत करते हैं जी? कहीं नहीं लगता। हमारा पहला स्टेटमेंट नोट करिएगा, लास्ट तक हम स्वागत करते हैं, बशर्ते ये करें। ये करेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी। उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तहत फिर से एक नया अभियान, फिर से एक नवाचार, फिर से एक नई नीति, हमेशा किसान को केंद्र बिंदु में रखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये हमेशा हर स्टेटमेंट में इनके नेता को देखो कि हमारा अन्नदाता हमेशा केंद्र बिंदु में है, लेकिन वो केंद्र बिंदु में रखने के बाद भी 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। मैं लगता है कि महीने में 2 या 3 डिबेट करता हूं जिसमें मोहन यादव जी कहते हैं अब किसानों की दशा और दिशा बदल जाएगी। ये बदल क्यों नहीं पाती? हमारी आपत्ति यहां पर है। अभी लगा था कि किसानों का एक जीएसटी, जो किसान उपकरण यूज करते उसमें जीएसटी लगा रहे हैं और कहते हैं किसानों की दशा दिशा बदल जाएंगे। अभी एक रिपोर्ट थी 27 रुपया प्रतिदिन किसानों की आय है, उस 27 रुपए में कैसे होगा? किसान कर्जा लेता है और फसल के सही दाम नहीं मिलते तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। एक रिपोर्ट थी जिसमें प्रतिवर्ष किसान 15,168 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये सब डाटा बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी कई सारे किसानों के लिए नवाचार कर दिया, हम तो स्वागत किए पहले ही बोल रहे हैं, और हम कहते हैं पुरानी जितनी किसानों के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई उसका डाटा ले आए ना, उसका बताएं ना कि किससे कितना फायदा हो। हमें लगता है अगर जितना, जब से डिबेट मैं कर रहा हूं तब से अगर भारतीय जनता पार्टी की किसानों के लिए किए गए हर नीतियों का हर क्रियान्वयन अच्छी ढंग से हो गया होता तो आज किसान सचमुच का मालामाल हो जाता। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और हमको लगता है जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहा, किसान ही ना आधे हो जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, वो आप समझ में आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं हमें अब उस जो ये सोच है, जो हमें विज्ञापन दिखेगा, जो हमें समझ में आएगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ग्राउंड में क्लियर नहीं होगा। ये हम अभी से बताए दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसी तरह तीनों काले कानून लाए थे, बोले थे बड़ा किसान की दिशा बदल जाएगी, 750 किसान। ठीक है पवन जी, किसानों को समझा नहीं पाते, ये उस वर्ग के भले के लिए लाते, उसके पीछे इनका इंटेंशन रहता है विज्ञापन करना, ठीक है, और वही करेंगे। पवन जी मैं जवाब ले लूंगा घनश्याम जी से, लेकिन घनश्याम जी एक मिनट जरा मैं एक स्टेटमेंट देवदत्त दुबे जी का भी ले लेते हैं। हम पत्रकार लोग हैं और हम शब्दों की खेती करते हैं, लेकिन हम खेती के महत्व को भी समझते हैं और प्राकृतिक खेती के महत्व को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी देवदत्त दुबे जी के स्टेटमेंट से हम सबको मालूम भी पड़ गया। देवदत्त जी, आज के परिवेश में कितनी ज़रूरी है ये प्राकृतिक खेती? मैं कहूँगी बेहद ज़रूरी, मतलब ऑक्सीजन जैसी है वो अभी इस समय, क्योंकि जो हम होड़ में शामिल हुए
प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा उत्पादन, हमने रासायनिक खाद डाले, उससे बीमारी हो रही। यंत्रों को हमने कृषि कार्यों में लगाया, उससे हमारी दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि एक पूरा अम्ब्रेला है, एक दूसरे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यदि आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपके पास गाय होगी, क्योंकि आपको बैल चाहिए हल में जोतने के लिए, बखर में जोतने के लिए। और जो गोबर का खाद डलता था, जो साल भर एक गड्ढे में जमा होता था गौशाला के बाहर, वो गर्मियों में डालते थे हम खेतों में, तो उससे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी और कभी वो नुकसान नहीं करता था। आज इतनी जो बीमारियां फैल रही, जैसा आपने भी जिक्र किया, यहीं नर्मदापुरम, दूर पंजाब मत जाइए, नर्मदापुरम में मूंग की खेती जो होती है रासायनिक खादों की गर्मी में, उसके कारण उस तरफ कितनी बीमारी फैली हुई है और ये शोध भी आ चुका है। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रतिस्पर्धा से दूर हो, अपनी मूल जड़ पे लौटो। हमारी जड़ क्या है? हमारी गाय हमारी जड़ थी, हमारा दूध। आज दूध में यूरिया मिला के बेचते हैं, तो ये जो नैतिकता भी खत्म हुई है, प्रतिस्पर्धा होड़ में हम शामिल हो गए, इस सब के कारण है कि ये परेशानियां हैं और सबको भुगतना पड़ रहा है। करे कोई भरे कोई, किसी को बीमार आदमी को दूध पिला दो तो वो और बीमार हो जाए, और जो हम खा रहे हैं उसमें इतना रासायनिक जहर है कि वो हमें नुकसान कर रहा फायदे की जगह। इसलिए ये बेहद जरूरी है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई अभियान चलाने का नहीं, ये जन जन को स्वीकारना पड़ेगा। और खेती का लाभ का धंधा ऐसे बने कि जो प्राकृतिक उत्पादन हो उसकी कीमत अलग से उसकी स्टॉल लगे और दुगनी कीमत पे वो बेचा जाए, तो किसान उसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है, रासायनिक खादों में ज्यादा होता है। तो ये बेहद जरूरी है, इसके लिए कोई वो नहीं, देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए। और आपने दुबे जी एक बात बहुत अच्छी की कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ये 100% की बात है। हम इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में ना उलझें, क्योंकि ये घर घर की समस्या है। और ये समस्या इसलिए है कि हम जहर बो रहे हैं और जहर खा रहे हैं, तो हमारा भविष्य तो किससे ही खत्म हो गया। वहाँ तो आप कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो, लोग ही नहीं रहेंगे तो उस प्रोडक्शन का करोगे क्या। और ये जो विदेशी कंपनियों का जो षड्यंत्र है, उसके शिकार से भी हमें बचना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे राजनीतिक दल यदि इस मामले में एक राय हों और फिर इसमें काम करें, तो जो खेती को लाभ के धंधे बनाने की बात हो रही है, वो भी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। एक बात बस बोलूँगा मैं, इस प्रोग्राम में इतनी बढ़िया बात कही गई, गाय के गोबर में, 1 ग्राम गोबर में 100 करोड़ जीवाणु होते हैं। ये विशेषज्ञों की राय है। और ये जीवाणु खेती के लिए कितने लाभदायक होते हैं, ये किसान और प्राकृतिक खेती वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब इन जीवाणुओं के लिए प्रयोगशालाएं हो रही जो आपके नेचुरल हो सकती है। तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हैं। केवल ये है कि हम जो डाइवर्ट हो गए थे, दूसरी दिशा में चले गए, वो वापस ट्रैक पर आ जाएं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हासिल हो सकता है। घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार इस टारगेट को कैसे अचीव करेगी, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां। ये बात ठीक है, आपने चौपाल प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग इसको क्यों अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास ये पता है कि हम 1 एकड़ में हम 40 कुंटल गेहूं निकाल रहे हैं, तो हम क्यों 1 एकड़ में 20 कुंटल पे जाएं। ये जो लत लग गई है लोगों के बीच में ओवर प्रोडक्शन की, वो इसमें ये नहीं देख रहा है कि इसमें नुकसान कितना है। तो एक तो आपको प्रोडक्शन के बारे में समझाना पड़ेगा, इसके नुकसान के बारे में समझाना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भले ही प्राकृतिक खेती में फायदा कम है, लेकिन ये हमारे जीवन जीने की उम्र दुगनी कर देता है। ये सब कैसे कर पाओगे आप? देखिए, मैं आदरणीय देवदत्त जी के विचारों से सहमत हूँ जी। और आपने भी कहा कि भविष्य को संवारने के लिए हमको अपने राजनीतिक उद्देश्यों को परे रख करके अभियान के रूप में, जन जागरण के रूप में कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी बचे। और वही सब सोच करके कहीं ना कहीं इस प्रकार की योजना का प्रतिपादन मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुआ है। और ये बिल्कुल सही बात भी देखिए, जब जागरण होता है, जब सब तरफ से आवाज उठती है, सब तरफ लोग सकारात्मक दृष्टि से खड़े होते हैं, तो लोग उसको आत्मसात भी करते हैं, उसको स्वीकार भी करते हैं। और हमने सबने देखा है, उदाहरण देखा है पूरे के पूरे, और हमने हमारे ही देश में इस प्रकार की अर्हताएं थी, पाबंदियां थी, इस प्रकार से हमने अपेक्षाएं रखी, लोगों ने उनको माना और आप देखिए हमने उस पर विजयश्री प्राप्त करी। लेकिन कुल मिलाकर के सबको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति कांग्रेस करती रही है, उसका वही दृष्टिकोण है। पवन जी अभी तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अरे भाई, आपकी सरकारें भी तो रही, केंद्र में रही, प्रदेशों में रही, तब आपकी सरकारों में किसान के क्या हाल थे? तब आत्महत्याएं किसान करते थे कि नहीं करते थे? तब किसानों पर गोली चलती थी कि नहीं चलती थी? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आपकी पार्टी के, आदरणीय राजीव गांधी जी। वो जो कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूं और पहुंचते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक क्लिक करते हैं और किसानों के खाते में, सुनो पवन जी, किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अभी मैं गिनाना चाहूं आपके कार्यकाल में क्या काम थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो जो आयाम स्थापित हमने किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किए, वो कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए ही नहीं है। और हम सब आने वाले समय में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, किसानों के कल्याण में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा करती है। और आप निश्चिंत रहें, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, और वो विकसित भारत का सपना कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खेतों से होकर के गुजरेगा। किसानों का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्तर पर मानती है। ठीक है घनश्याम जी, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ पवन जी से। पवन जी, एक तो जो घनश्याम जी कह रहे हैं उसका भी आप नहीं, देखिए हम तो बड़े खुले मन से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के बाद हम पहले राजनीति के हट के मैंने स्वागत किया, उसको नहीं देखा घनश्याम सिंह जी ने, उसको कोई बात ही नहीं है, वो देखेंगे। मैंने देवदत्त जी की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी वही चीज बोला हूँ, एक बार नहीं बोला, नहीं कहाँ बोला, उनके मुंह से निकल ही नहीं सकता, उनको प्रश्न हो जाएगा कि कैसे बोल दिया तुमने। तो दिक्कत की बात ये धरातल में काम नहीं करना चाहती है, बस मोदी जी की जो हवाई है उस पर बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि रिपोर्ट है कि 60 से 70% किसान आज कर्जे में डूबा हुआ है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? कर्जे से नहीं निकालोगे, प्राकृतिक खेती कर लोगे चौपाल लगा के। इनका देखिए, धनगढ़ जी उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि किसानों की दशा और दिशा बदलने की जरूरत है, किसान नीति में सुधार करने की जरूरत है। मंडी के चुनाव, सोसाइटी के चुनाव कब से नहीं, इसमें इनका कोई मतलब नहीं। पुराने जो पहले नॉर्मल अभी खेती की उसकी सब्सिडी दे नहीं रहे थे, ये आज घोषणा करे कि प्राकृतिक खेती होगी, उसमें एमएसपी की गारंटी देंगे। किसान कहां से गाय लाएगा, कहां से कैसा करेगा, वो किसान जानता है कि किस तरह पैदा करेगा। बस ये लेवल लगा के मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा लगा करके पैकेट में बेचने से नहीं बन जाता, तो उसके पीछे किसानों की कितनी बड़ा परिश्रम होता है, वो किस तरह परिवार पालेगा, किस तरह। हम कहें कि एमएसपी की गारंटी देंगे, आप देख लीजिएगा टोटल कैलकुलेशन जो होगा, इसके प्रचार प्रसार और मोदी जी की फोटो में जितना जाएगा उसका 10% एक्चुअल में जा पाएगा। हम कहते दे एमएसपी की गारंटी दे, हमने तो सबसे पहले ही स्वागत किया, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी प्रचार करेगी, इवेंट करेगी, और एक्चुअल में होना कुछ नहीं है। हम उस बात को कर रहे हैं, तो उसको राजनीति में, मैं राजनीति में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करे तो हम करेंगे, लेकिन अभी तक जितने काम किए क्यों नहीं हुआ? जितनी डिबेट मैंने की उसमें 1000 करोड़ रुपए एक एक किसान को मिल जाने चाहिए, जितनी आई, लेकिन नहीं हुई। अब हम बोल रहे हैं, हमेशा प्रश्न सरकार से किया जाता है, और ये हमेशा उल्टी परिपाटी चालू करे, विपक्ष से कर रहे हैं। अरे हमने तो बहुत खराब काम किया, आप बोल के करते हैं, तो आपको मौका मिला तो आप तो बताइए क्या किए। अगर मेला लगाने से हो रहा होता तो बेरोजगारी खत्म हो गई होती। इतने मेला लगाए, बेरोजगारी, नियुक्ति पत्र वितरण करते करते थक गए शिवराज सिंह चौहान। जवाब तो ले लें उनसे एक मिनट जरा, पवन जी का। एक तो घनश्याम जी जवाब दे दें, और एक बात, ये बात जरूर है कि अभी जब मूंग की खरीदी को लेकर भी आई थी तो बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। पहले सरकार ने जहरीली मूंग बता दिया और फिर बाद में फिर उसको खरीदी शुरू की गई। तो एक तो पवन जी जो चार्जेस लगा रहा है उसके बारे में भी आप बता दें कि ये क्यों, कर्ज के संकट से कब मुक्ति मिलेगी? नहीं, पवन जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ, मगर वो हमारी योजनाओं का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं तो अच्छा, लेकिन जो मैंने कहा ना, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। चश्मा उतार करके जो अच्छा हो रहा है वो देखने की आवश्यकता है। उनने चश्मा उतार दिया, उनने उनका आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनने चश्मा उतार दिया। और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कि 14 में जब आपकी सरकारें थी, तब से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे पास लिस्ट है बहुत बड़ी, हम पढ़ेंगे तो तब क्या होता था और आज क्या रोजगार देने का झूठा वादा किया मोदी जी ने, किसानों की आय दुगनी करने की बात की, 100 दिन में काला धन लाने की बात की। हम तो आप ही की बात बता रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं जितना प्रचार किया उसको पूरा किया हो तो बता दीजिए। और जनता जनार्दन सब जानती है
आपके कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक मैं जरा साल बेमिसाल, मेरे एक मिनट का समय, 11 साल बेमिसाल जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, वो भूतो न भविष्यति, तमाम सारे प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए। ठीक है घनश्याम जी, एक कृषि के क्षेत्र से लेकर के और सभी क्षेत्रों में बिल्कुल मैं फाइनल, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए, वो कांग्रेस ने कभी नहीं किए, कांग्रेस कभी नहीं किए। आपकी बात आ गई, ठीक है। एक निवेदन करता हूँ, मैं फाइनल कमेंट देवदत्त दुबे जी से ले लेता हूँ। देवदत्त जी, इस पूरी डिबेट को लेकर आपने दोनों पक्षों को सुना और बहुत अच्छी तरह आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आप गाय को लेकर बहुत बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। गायों की महत्ता और गायों के जो उत्पाद हैं, चाहे उनके गौमूत्र की बात करें, चाहे गोबर की बात करें, आप बखूबी जानते हो। तो मुझे एक बार इस पूरे चौपाल को लेकर और ये प्राकृतिक खेती को लेकर और गोवंश को लेकर अपना फाइनल कमेंट जरूर दें कि आज के परिवेश में कितना जरूरी है। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश में किसान भाग्य विधाता तो है ही, मैं कहता हूँ सरकार निर्माता भी है जी, लेकिन वो असंगठित है। लेकिन अब इसको उस नज़रिए से ना देखकर जीवन मरण के प्रश्न से देखना चाहिए, क्योंकि हम गाय पालन करेंगे तो हमें शुद्ध दूध मिलेगा, और जब उससे बैल होंगे, उस बैलों से हम जब हल या बखर खेत में जोतेंगे, उससे जो खेती होती है उसकी बात ही अलग है। और जो अभी जुलाई से एक गौशाला के बाहर गड्ढा करके उसमें गोबर डाला जाता है, फिर वो अप्रैल में खाद बन जाता है, वो जब खेतों में डलता है तो वो जो खाद बनता है उससे जो ये पहले देवदत्त जी, पहले हमारे खेतों के आगे ये व्यवस्था रहती थी, लोग गड्ढा करते थे और वो खाद बनाते थे, तो नेचुरल वो अपना, उसके लिए किसी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। खैर, बहरहाल आप तीनों विशेषज्ञों ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखे। वक्त इतना ही है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।